ये कितना बुरा टाइम ट्रेवल पीछे है। मुझे यह नपुंसक बनाने वाले विभाग में क्यों लाया गया है। हे कुत्ते सिस्टम, जल्दी बाहर आकर मेरी जान बचाओ। चिल्लाते रहो, चिल्ला चिल्ला कर अपना गला फाड़ो, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। बहुत बड़ा महाराज, क्या ये चाकू बहुत बड़ा नहीं है? किसने तुम्हें इतना बड़ा बना दिया? ये हथियार। तुम्हारी चाल बहुत अच्छी है। अरे कोई है, इसे पकड़ो। शांत रहो, नहीं तो तुम्हें कुचल दूंगा। बस हो गया, अब तो सब खत्म हो गया। मैं तो अभी तक कुंवारा हूं, तुम चिंता मत करो। हमारा परिवार तेजी के लिए मशहूर है, तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, होस्ट को खतरे का पता चला है। सबसे शक्तिशाली खोजा प्रणाली सक्रिय हुई। हर महत्वपूर्ण व्यक्ति की प्रशंसा पाने पर, महत्वपूर्ण व्यक्ति, साधारण व्यक्तियों की सद्भावना, सिस्टम पुरस्कार प्राप्त होगा। मालिक को यूनुक राजा बनने में मदद करेगा। बचाव मोड स्वचालित रूप से सक्रिय हो गया। बच गया बच गया। बधाई हो, मालिक ने नौसिखिया मिशन पूरा किया। नौसिखिया उपहार पैक, इत्र बनाने की प्रक्रिया और इत्र की एक बोतल। ये कैसा इनाम है? मुझे ख्वाजा सर भी बना दिया, कुत्ता भी नहीं करेगा। सिस्टम, मुझे अपने सम्राट बड़े भाई जैसा बनना ही होगा, मेरे आसपास का वो मुख्य सहारा। बस सही तरीके से इस्तेमाल करो। इत्र रानी या राजमाता को भेंट कर दो। मैं हरम में अपना रास्ता बना लूंगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। आखिर राजमाताएं मेरा इंतजार कर रही हैं। हाँ सिस्टम, ये खास खोजा और आम खोजे में क्या अंतर है? फिर भी एक खोजा हूं। अरे बाप रे। ठीक है, फिर ये लोग क्या करेंगे? मालिक चिंता न करें, उनकी यादें बदल दी गई हैं। जागने के बाद उन्हें सिर्फ आपकी सेवा करना याद रहेगा। अच्छा ठीक है। छोटी चीज, तुम नए हो क्या? जी हाँ महाराज। छोटा छोटा शूजी, अभी अभी शुद्धिकरण हुआ है। छोटा शूजी है ना? अरे वाह, मैं देख रहा हूं तुम दिखने में काफी सुंदर हो। अभी शुद्धिकरण हुआ है, फिर भी इतना चुस्त दिख रहे हो। शरीर भी ठीक है। ऐसा करो, तुम चांगचुन पैलेस में महारानी की सेवा में चले जाओ। ये तो एक अच्छा काम है। गोंग गोंग, मैं अभी अशुद्धि से मुक्त हुआ हूं। कुछ तकलीफ हो रही है। ये बूढ़ा आदमी देखते ही बुरा लगता है। क्या कभी मेरे हिस्से में अच्छी बात आती है? अरे ये तो तुम नहीं जानते, हमारी महारानी तो मशहूर खूबसूरती है। अगर तुमने अच्छी सेवा की, सोना चांदी का इनाम मिलेगा ही। यहां तक कि महारानी के साथ स्नान भी कर सकते हो। मैं तो तुम्हारी सुंदरता और ताकत देख रहा हूं, इसीलिए तो यह मौका तुम्हें दिया है। अच्छाई को पहचानना ना भूलो। अच्छा ठीक है, बस यही तो बात है। मेरे साथ चलो। बेवकूफ, सब जानते हैं महारानी का स्वराज अजीब है। हर 2-3 दिन में किसी को मार देती हैं। ये लड़का अच्छी चीजों से मेरी खुशामद करना नहीं जानता। मर गया तो अच्छा हुआ। सिस्टम के विवरण के अनुसार महारानी तो एक खतरनाक व्यक्ति है। ये बूढ़ा खोजा मुझे मार डालना चाहता है, लेकिन शायद मेरे पास भी कोई रास्ता हो महारानी की सहानुभूति पाने के लिए। जब मैं आगे चलकर उन्नति करूंगा, पहले इस बूढ़े खोजा को मार डालो। ये छोटा शूजी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम ही छोटा शूजी हो ना? मेरा नाम गु यूरोंग है। तुम मेरे साथ आओ। अच्छा नाम है। बहन गु वाकई नाम के अनुरूप है। महारानी अभी स्नान कर रही है, थोड़ी देर में अंदर जाना। कुछ भी मत देखना, जो कहा जाए वही करना। एक गलती, जान नहीं बचेगी। मेरे साथ आओ। ये महारानी बड़ी कठोर है। इधर उधर ना देखो, जल्दी अंदर जाओ।
महारानी, आपकी त्वचा तो बिल्कुल चमकदार है। छोटी किंग को बहुत ईर्ष्या हो रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, महारानी का फिगर मैंने आज तक का सबसे शानदार देखा है। हम नौकरानियां भी लालायित हो उठती हैं। रिश्ता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे देखने की? मैंने तो बस 1 सेकंड के लिए देखा था और पकड़ा गया। क्या उसने अपने शरीर पर कैमरा लगा रखा है? मार डालो। महारानी सुंदर है, ये सच है, लेकिन किसी की भी उन्हें देखने की हिम्मत नहीं हुई। तुम एक नए आए छोटी युवक हो और तुम्हारी हिम्मत से लड़ाई करने की, ये तो मौत को दावत देने जैसा है। अगर यहाँ सिर्फ एक ही नौकर होता तो क्या तुम उस पर भी हावी हो जाते? महारानी रुकिए, मेरी जान की कोई कीमत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने अभी तक ये पवित्र वस्तु महारानी को भेंट नहीं की है। तुम मुझे कौन समझते हो? मैं इतनी आसानी से तुम्हारे जाल में कैसे फंस सकती हूँ? मैं हिम्मत करके भी झूठ नहीं बोल सकता। इस वस्तु का नाम क्या है? दुख से भरी आंखों में आंसू छलक रहे हैं। इसे इत भी कहते हैं। पूर्व सम्राट का कम उम्र में ही निधन हो गया। महारानी रात रात अकेले सो नहीं पाती। महारानी भी तो एक स्त्री है। एक बार दांव लगाते हैं, मुझे यकीन है कि वह दिलचस्पी लेगी। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो क्या होगा? महारानी, आप तो सब जानती हैं, ये चीज कांच से बनी है, छोटा और सुंदर, आसानी से ले जाने योग्य। शरीर पर स्प्रे करें, मधुर खुशबू फैलती है। इस खुशबू का कोई मुकाबला नहीं। एक स्प्रे 12 घंटे तक रहता है। हम गारंटी देते हैं, शौचालय जाते समय भी। सब कुछ तो बहुत सुगंधित है। बिल्कुल बकवास बोल रहे हो। जान बचाने के लिए कुछ भी सोच सकते हैं। मेरी राय में तो डंडों से पीट पीट कर मार डालना चाहिए, बाहर फेंक कर कुत्तों को खिला देना चाहिए। अभी तुम्हारी एक हरकत सहन कर लेता हूं। पहले नौकर बनो, फिर मालिक। जब मैं महारानी को सौंप दूंगा। महारानी, मेरे पास वास्तव में यह अद्भुत वस्तु है जो मैं आपको भेंट करना चाहता हूं। इसके अलावा यह राजमहल के अंदर है। मैं कहां भाग सकता हूं? कृपया महारानी न्याय करें। आज मैं तुम्हारा जीवन बख्शती हूं। वो अद्भुत वस्तु कहां है? महारानी, सूचना देना। यह पवित्र वस्तु मैं अपने पास रखने की हिम्मत नहीं कर सकता। कृपया मुझे इसे लाने की अनुमति दें। यूरोंग, तुम उसके साथ जाओ और इसे ले आओ। वास्तव में उस यूगोंग गद्दार ने मुझे धोखा दिया है। यह कैसा अच्छा काम है। बस एक नजर ने मेरी जान लेने की कोशिश की है। यह तो साफ साफ फंसाने वाली कार्रवाई है। लेकिन महारानी की सुंदरता तो सचमुच मनमोहक है। मुझे उनके करीब आने का कोई तरीका ढूंढना होगा। भविष्य में वे निश्चित रूप से मेरी मदद कर सकती हैं। बहन गो, हम पहुंच गए। मैं इत लेकर आती हूं। सिस्टम। मिल गया। यही है वो दर्द जिसके बारे में तुमने कहा था। आंखों में आंसू छलक आए। कितनी खुशबू है। बस दूसरों की सहानुभूति पानी है। सिस्टम में नाम मिल जाएगा। नौकरानी को जीतना महारानी को जीतने से कहीं आसान है। यह वही वस्तु है। बेहतर होगा इसे गुजी जी को सौंप दो। गुजी जी, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगी? नहीं, यह महारानी के लिए भेंट है। मैं ऐसी इच्छा कैसे कर सकता हूं? गुजी जी, क्या आप महारानी के प्रति वफादार हैं? जरूर। मेरी जान भी तो महारानी की ही है। फिर तुम्हें महारानी के लिए पहले जहर आजमाना चाहिए था। हाँ, तो आजमा कर देखो। एक बात लो, मैं तुम्हें इस्तेमाल करना सिखाता हूं। क्या इस जगह पर भी लगाना है? बिल्कुल। केवल समान रूप से लगाने से परफ्यूम अपना पूरा असर दिखा पाएगा। यकीन नहीं होता तो सुनकर देखो, कितना खुशबूदार है ना? 4,99,457। गू दीदी, तुम भी नहीं चाहती कि उस समय लगाने के तरीके में कमी की वजह से महारानी की कोप का शिकार बनो? अच्छा ठीक है, तो फिर ठीक है। दीदी गू, क्या आप खुशबू लगातार बनी हुई है? हाँ। छोटे शू, तुम्हारी यह हित तो बहुत असरदार है। महारानी को जरूर पसंद आएगी। मुझे चिंता थी कि महारानी को पसंद नहीं आएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी यह शीशी तो उच्च कोटि के कांच की बनी है। शायद केवल सम्राट के पास ही एक दो ऐसी चीजें होंगी। महारानी के पास शायद नहीं होगी। बहुत बढ़िया, हम अभी इसे लेकर महारानी के पास चलते हैं। चलो।
छोटे शू, पवित्र वस्तु लाए हो। मैंने अभी आजमाया, जहर नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यह वास्तव में पश्चिमी क्षेत्र के उत्तम कांच से निर्मित है। इसे दिव्य वस्तु कहा जा सकता है। छोटे शू, इस दिव्य वस्तु का उपयोग कैसे करें? महारानी को प्रणाम। आपका अपमान ना हो इसलिए छोटे शू ने अभी इसके उपयोग का तरीका मुझे बता दिया है। महारानी तो हरम की सबसे बड़ी अधिकारी हैं। अभी यह मेरे छूने का समय नहीं है। छोटे शू ने सबक सीख लिया है। बहुत अच्छा। महारानी माँ, इस दासी को आप पर इत्र लगाने दीजिए। अनुमति है। ये तो अद्भुत है। महारानी माँ, आपका पूरा शरीर सुगंधित है। कीगर खुद ब खुद आपके पास आना चाहती है। हे भगवान, यह हित तो अद्भुत है। यह सेविका मंत्रमुग्ध हो गई है। बस दादी माँ की गोद में सो जाने का मन करता है। यह अद्भुत वस्तु केवल दादी माँ के लिए ही होनी चाहिए। छोटे शू से पूछो कि क्या और है। छोटे शू, क्या तुम्हारे पास यह इत्र और है? दादी माँ, यह इत्र केवल एक ही बोतल है, लेकिन इस नौकर को इसे बनाने की विधि आती है। यहां तक कि गुलाब और चमेली की खुशबू भी बना सकते हैं, मोगरा और अन्य सुगंध भी। लेकिन बनाने की प्रक्रिया बेहद जटिल है। इसमें हाथ और समय दोनों लगते हैं। जब तक महारानी मूर्ख नहीं है तब तक वो मुझे एक पद जरूर देंगी। अच्छा, तो मैं तुम्हारे इत्र का इंतजार करूंगी। मुझे चमेली वाला चाहिए। चूंकि तुम्हें सहायक चाहिए तो चांगचुन महल में एक सेवक बनकर रह जाओ। धन्यवाद महारानी माता। जब इत्र तैयार हो जाएगा मैं तुरंत महारानी माता के पास ले आऊंगा। यह व्यक्ति अत्यंत प्रतिभाशाली है और सुंदर भी है। दुर्भाग्य से उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वरना मैं शायद। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। यू रोंग, तुम उसके रहने का प्रबंध करो। अरे बाप रे, यांग गोंग गोंग, पहले मैं अंधा था। मैंने आपका अपमान किया। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। अरे छोटेली, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं समझ गया। चूंकि छोटेली इतने आज्ञाकारी हैं तो पिछली बातें मैं उन्हें माफ करता हूं। लेकिन क्या अब हम यह माने कि रिश्वत ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं। यांग गोंग गोंग अभी हाल ही में दरबार में आए हैं। इनकी रोजमर्रा की जरूरतें, उन सब के लिए पैसा चाहिए। हम तो स्वेच्छा से आपकी सेवा में ये भेंट कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर मैं इसे विनम्रता से स्वीकार करता हूं। छोटे शू, अब से तुम यहीं रहोगे। आज तुम्हें महारानी मां की कृपा प्राप्त हुई है। भविष्य में मुझे मत भूलना। बहन गो, आप ऐसी बातें क्यों कह रही हैं? आज अगर बहन गो ने मेरी देखभाल न की होती तो शायद मेरी हालत बहुत खराब हो जाती। अरे हाँ बहन गो, मुझे अचानक याद आया, मालिश की तकनीक में सुधार किया जा सकता है। बिल्कुल आरामदायक। क्या तुम आजमाना चाहोगी? तो फिर आजमाते हैं। इस बार थोड़ा आशिष्ट हो सकता हूं। हाँ। अरे यहां नहीं। गू दीदी, चिंता मत करो, मेरी तकनीक बहुत पेशेवर है। महल बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। छल कपट का खेल। लेकिन अगर मैंने इत्र तैयार कर लिया तो मैं जरूर मस्ती से रहूंगी। ठीक है, अब मुझे इत्र बनाना है। तुम दोनों बाहर जाकर पहरा दो। याद रखना, किसी को भी मुझे परेशान नहीं करने देना। बड़े काम में देरी हो जाएगी। अपनी खोपड़ियों की फिक्र करो। जी हुक्म। सिस्टम। छोटा शिव फिर से नई खुशबू बना रहा है। हाँ, हर बार नई खुशबू आते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले गुरु जी ही आई थी। चटपटी जबान। छोटे शू, तू सच में प्रतिभाशाली है। महारानी को पता चला तो जरूर इनाम देंगी। आगे चलकर तू ऊंचाई छेगा तब अपनी बहन को मत भूलना। बिल्कुल नहीं भूलूंगा। चलो दीदी, मैं तुम पर इत्र लगा दूं। छोटे शू, धीरे करो, इतनी जल्दी मत करो। छोटे शू, आजकल तो तुम दरबार के चहेते बन गए हो।
कितनी ही रानियां तुम्हारा इत्र पाना चाहती हैं। तुम्हारी वजह से कितने ही अमीर और नामी लोग मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। छोटा शू, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। अगर तुम लड़का होते तो अच्छा होता। पता चला है कि गुरु लोंग की मेजबान के प्रति अनुकूलता 80 तक पहुंच गई है। मेजबान को मेडिकल टूल किट का पुरस्कार दिया जाता है। वाह, इतना मजेदार। तो क्या मैं आगे चलकर एक दिव्य चिकित्सक बन जाऊंगा? लेकिन अगर सोचा जाए तो आज तो महारानी इत्र आजमाने की मूड में नहीं है। राजकुमार को सर्दी जुकाम हो गया है, बहुत गंभीर है। कई वैद्य भी लाचार हैं। अरे ऐसा भी क्या अच्छा मौका है। बहुत अच्छी बात है। मेरा मतलब है राजकुमार कैसे हैं? हमें तुरंत मदद के लिए जाना चाहिए। छोटे शू, हम जाकर क्या करेंगे? वैद्य भी कुछ नहीं कर सके। अरे गुरु दीदी, मुझ पर विश्वास करो। आओ जल्दी रास्ता दिखाओ। चलो 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 चलते हैं। कहा जाता है राजकुमार गोद लिया हुआ है। अपना खून न होने पर भी इतना महत्व देते हैं। ये और भी अच्छा है। अगर मैंने राजकुमार को ठीक कर दिया तो यह अर्थात धन दौलत होगी। महाराज चिंता न करें, राजकुमार भाग्यशाली है, ईश्वर उनकी रक्षा करेगा। पूरे महल के सभी वैद्य यहां आ गए हैं। अगर अब कोई उपाय नहीं मिला तो शायद मेरे प्यारे पोते, बहुत दुर्भाग्यशाली बच्चा है। वैद्य हो, मेरे बेटे की हालत कैसी है? महाराज, राजकुमार की हालत बहुत गंभीर है। शायद कुछ दिन और ही टिक पाऊंगा। कुछ काम की नहीं हो तुम लोग। तुम सब मेरे किस काम के हो? महाराज क्रोध शांत करें। इस सर्दी जुकाम की मेरे पास अचूक दवा है। कृपया मुझे इसे आजमाने का मौका दें। और तुम कौन हो? यहां इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत? ये छोटा खोजा क्या पागल हो गया है? हम सब भागने के लिए तैयार हैं। क्या उसे जल्दी नया जन्म लेना है? वो तो बहुत खतरनाक जुकाम है। इसे ठीक करना कैसे संभव है? महाराज, मैं चांगचुन महल का सेवक हूं। सुना है राजकुमार को जुकाम हुआ है। मेरे पास सहयोग से यह है सर्दी जुकाम का रामबाण इलाज, इसलिए दवा लेकर हाजिर हुआ। बादशाह तो रानियों से भी खूबसूरत है। महारानी, यह आपके महल का नौकर है। झापना, यह वाकई मेरे महल का नौकर है। इत्र भी इसी ने मुझे भेंट किया था। छोटा शिव, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी चमत्कारी दवा काम करेगी? महारानी मां ने मेरी दवा ले ली है। आधे घंटे के भीतर राजकुमार की हालत बेहतर हो जाएगी। यह बहुत हास्यास्पद है। एक नौसिखिया लड़का ऐसी चमत्कारी दवा होने का दावा करने की हिम्मत करता है। बिल्कुल, मैं 20 साल से डॉक्टर हूं, कभी नहीं सुना इस तथाकथित जुकाम की चमत्कारी दवा के बारे में। अगर तुम्हारे दर्शकों के चिकित्सा अनुभव का कोई फायदा होता तो तुम यहां घुटने टेक कर क्यों खड़े हो? तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि कोई और नहीं कर सकता। तुम नीच व्यक्ति। तो छोटी शू को आजमाने दो। महारानी माता, बिल्कुल नहीं। हर अंदर आने वाले का हमने पता लगाया है। इस छोटे शू के परिवार ने पीढ़ियों से खेती की है, कभी कोई वैद्य नहीं हुआ। वो जरूर राजकुमार को नुकसान पहुंचाने आया है। मुश्किल से राजकुमार को बेहतर किया था, तीव्र सर्दी बुखार से संक्रमित हो गया है। ये परिवर्तन कैसे आया? काम पूरा होने के बाद मैं शुद्ध कार्यालय का मुख्य प्रबंधक बन सकता हूं। इस लड़के को मेरी योजना बर्बाद नहीं करने दूंगा। यूगोंग वेई, दुनिया बड़ी और अजीब चीजों से भरी है। तुमने पहले भी बहुत कुछ नहीं देखा है। हमारे परिवार की पीढ़ियां किसान रही हैं, लेकिन इत्र बनाने की कला हमारे पास है। क्या ये चीज एक किसान बना सकता है? कुत्ते की औलाद खोजा। तुम नहीं चाहते कि मैं राजकुमार को ठीक करूं? मैं ठीक करके रहूंगा। महाराज, मैं अपनी जान की गारंटी लेता हूं। यदि आधे घंटे में राजकुमार की हालत में सुधार नहीं हुआ तो तुरंत मेरा सिर कलम कर देना। तुम्हारी एक कुत्ते जैसी जान की क्या कीमत है? वो राजकुमार महाराज के बराबर कैसे हो सकता है? ठीक है, छोटे शिव को कोशिश करने दो। छोटे शिव, राजकुमार तुम्हें सौंपा जाता है। अगर आधे घंटे बाद हालत में सुधार नहीं हुआ तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकती। जैसी आज्ञा। 2 अगरबत्तियां तैयार करो। मुझे एक गिलास पानी लाओ। ये कुत्ता खोजा फिर मुझे फंसाना चाहता है। थोड़ी देर में तुम्हारी खैर नहीं। हे गुआडो, तुम सचमुच मौत को बुला रहे हो? प्यारी सी
राजकुमार अभी तक क्यों नहीं जागे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा को धोखा देने की? पहरेदार, इसे नीचे खींच ले जाओ, डंडों से मार डालो। वही गोंगो, इतनी जल्दी क्यों है? कहीं आपके मन में कोई गलत इरादा तो नहीं? पहले किसी को जांच क्यों नहीं करने दिया? राजकुमार की तबीयत में सुधार हुआ है? डॉक्टर हुआ, आओ और देखो मेरे बेटे की हालत कैसी है। पिताजी, मुझे प्यास लगी है। महाराज, राजकुमार का जुकाम अब ठीक हो गया है, अब बस आराम की जरूरत है। छोटे युवक, तुमने बहुत बड़ा योगदान दिया। बताओ, तुम क्या इनाम चाहते हो? छोटे शिव के लिए। इस बार तुमने बहुत बड़ा काम किया। जो चाहो बेझिझक कहो। क्या इस नन्हे की सहायक रानी है? तो हमें महारानी की कृपा दृढ़ता से पकड़नी होगी, खासकर जब महारानी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उनकी सहानुभूति प्राप्त करो, सिस्टम पुरस्कार और भी समृद्ध होंगे। महाराज, इस बार की सफलता का श्रेय तो महारानी को दिया जाना चाहिए। ओह, छोटे शू, ये प्रशंसा तो स्पष्ट रूप से तुम्हारी है। कब से मैं आपकी हूं? महारानी मां, अगर आपकी दूरदृष्टि न होती, मुझे चांगचुन महल में न रखती और मुझे सेवक नियुक्त न करती, तो आज मैं कैसे प्रवेश पाता इस वेइयांग महल के द्वार में, और नहीं द्वार प्रस्तुत कर पाता। इसलिए नियम के अनुसार कहूं तो ये श्रेय तो आपको ही दिया जाना चाहिए। छोटे शू, तुम सचमुच मीठा बोलते हो। ये श्रेय वास्तव में महारानी के नाम ही जाता है। तो मैं महारानी को पूर्वी समुद्र का रात्रि मोती भेंट करता हूं। एक उत्तम कांच का महल, 50 दासियां, 50 ख्वाजा, एक उपसेवक पद सृजित करो। महाराज, धन्यवाद। छोटे शू, जो तुम्हारा है वो तुम्हें ही मिलेगा। तुम उपसेवक के पद पर नियुक्त हो। महाराज और महारानी माता, धन्यवाद। ये पद चांगचुन महल के नौकरों में दूसरा सबसे बड़ा है। अब शायद कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। छोटे शू, आज तुमने बहुत अच्छा किया। आज रात तुम मेरी सेवा करके स्नान कराओगे। महत्वपूर्ण व्यक्ति महारानी का पता चला है। मेजबान के प्रति सद्भावना 70 तक पहुंच गई है। अगर सद्भावना 90 तक पहुंच जाए तो प्रेमी बन सकते हैं, विशेष पुरस्कार मिलेगा। कृपया मेजबान प्रयास जारी रखें। प्रेमी। सिस्टम, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं एक खोजा हूं और तुम मुझसे प्यार करवाना चाहते हो? लेकिन मुझे ये पसंद है। अभी अभी यूं घूमने लगातार मुझे रोकने की कोशिश की। क्या तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है? क्यों न सबको बता दो। इस दास की इस दास को केवल राजकुमार की सुरक्षा की चिंता है। छोटे शू के दवा में कुछ गड़बड़ होने का डर है। राजकुमार की जान को खतरा हो सकता है। अरे तुम, ये प्यारी सी चीज, यकीनन तुमने ही छोटे शू को रोका है ताकि राजकुमार को नुकसान पहुंचे। मैं आपका सेवक हूं, महारानी माता। सेवक। मुझे लगता था यूं ही वे गोंगो भी राजकुमार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। आखिरकार हम में से कोई नहीं जानता था छोटा शिव इतना शक्तिशाली है। सब कहते हैं ना। चलो, अब जब राजकुमार जाग गए हैं तो उन्हें अच्छे से आराम करने दो। अब तुम सब यहां से जाओ। हाँ। छोटे शू, ये जादुई दवा तुम्हें कहां से मिली? महारानी मां, 10 साल पहले एक बूढ़े दादा मेरे घर आए, बिना किसी कारण के। उन्होंने मुझे ये जादुई दवा दे दी। बहुत अच्छा, क्योंकि तुम पहले से ही सहायक सेवक की भूमिका में हो, तुम्हारे आसपास हमेशा सेविकाएं होनी चाहिए। शियाओ किंग, अब से तुम शियाओ जू के साथ रहोगी। जी, धन्यवाद महारानी माता। सुना है तुमने हाल ही में एक नया इत्र तैयार किया है, और एक नई मालिश टेक्निक भी। मुझे आजमाने दो। यह नौकर अब इत्र लेने जाता है। हाँ। महारानी मां, इधर आओ। तो मैं शुरू करता हूं। शुरू करो। आराम से जारी रखो। महारानी, ये स्थान आप देखिए। आपकी नई तकनीक कैसी है? जैसा आप करेंगे। इस दास को समझ आया।
छोटे शू, तुम्हारी मालिश कला बहुत अच्छी है। अब मैं पूरी तरह से आराम महसूस कर रही हूं। महारानी मां, जब मैं आप पर इत्र लगा रहा था तब मैंने उसमें मालिश चिकित्सा मिला दी थी। इससे आपकी त्वचा अधिक कसावदार और लचीली हो जाएगी और बुढ़ापा देर से आएगा। रक्त और ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रूप से चल रहा है। महारानी तो महारानी ही होती हैं। हालांकि उन्होंने अस्थायी रूप से अपने शरीर को छूने की अनुमति दे दी है, लेकिन यह इस आधार पर है कि मैं एक को जाऊं। अगर उन्हें पता चला कि मैं एक पुरुष हूं तो शायद वे मुझे तुरंत मार डालेंगी। तुमने बहुत मेहनत की, तो मैं पहले चलता हूं। हाँ, ये छोटा खोजा वाकई दिलचस्प है। पीढ़ियों से किसान है, इत्र और जादुई दवा बना सकता है। मैंने सुना है कि इत्र पूरे हरम में बहुत लोकप्रिय है। महाराज, हमारी जांच के बाद यांगजू के परिवार की पीढ़ियां किसान रही हैं। अकाल के वर्ष के कारण घर में वास्तव में अनाज नहीं था, इसलिए उन्हें महल भेज दिया गया। छोटी खबरों के अनुसार यांगजू का चमत्कारी इलाज और इत्र शायद एक बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें दिया था। तुम उसे छिपकर देख रहे हो, किसी भी हालत में उसकी नजर में मत आना। जी हुजूर। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। कितना अच्छा मौका था। राजकुमार अचानक पानी में गिर गया, गंभीर रूप से बीमार हो गया। तुम्हें बस चुपके से रहना है, थोड़ा सा हिलाओ बस। एक छोटी सी खोजा ने स्थिति पलट दी। तुम आखिर काम के लिए हो क्या? महारानी जी, इस दास ने भी नहीं सोचा था ये यांगजू के पास ऐसी अद्भुत दवा थी। एक ही बार में राजकुमार को ठीक कर दिया। ये यांगजू वाकई मामूली नहीं है। शायद वो महारानी द्वारा गुप्त रूप से प्रशिक्षित दास है। तुम किसी को भेजकर उसकी परीक्षा लो, उस व्यक्ति को दबा दो। यदि आवश्यक हो तो मुझे याद है उसकी एक सेविका भी है। दास समझ गया। आओ, खड़े मत रहो, बैठ जाओ। आओ आओ आओ। अब जब तुम मेरे साथ हो तो अब तुम हमारे अपने हो। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। बाहर की उन जटिल रस्मों को सब छोड़ दो। हाँ, एक बात और, बाहर मुझे यांग गोंगो कहना, घर पर मुझे पति बुलाया करो। पति? क्या ये बूढ़े खोजाओं के लिए संबोधन है? पर यांग खोजा तो बुरा नहीं लगता। तुम बस मेरी बात मानो। ठीक है पति। क्या तुम्हें अभी भी कुछ चाहिए? पति, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे बस एक बूंद दे दो। बस एक बूंद ही काफी है। कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। लो, मैं तुम्हें पूरी शीशी देता हूँ, खत्म होने पर फिर मांग लेना। अभी मेरे पास हर चीज की कमी है, बस परफ्यूम की कमी नहीं है। मैंने कैसे सुना है कि महारानी के पास से हर महीने सिर्फ 10 शीशियां ही निकलती हैं। तुम ये छोकरी क्या समझती हो? इसे भूख मार्केटिंग कहते हैं। लोगों की भूख बढ़ाकर ही बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। भूख मार्केटिंग क्या होती है? खैर, अब से तुम हमारे अपने हो। मैं तुम पर कैसे कंजूसी कर सकता हूं? लेकिन हमेशा याद रखना, किसी को मत बताना। हाँ, बहुत शुक्रिया पति जी। पति जी, आप सच में बहुत अच्छे हैं। अगर आप मर्द होते तो मैं जरूर आपसे शादी करती। भले ही आप मर्द नहीं हैं, मैं फिर भी आपसे शादी करूंगी। अच्छा 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 अच्छा। बधाई हो, होस्ट को एक सदस्य मिल गया है। साधारण पात्रों की सद्भावना सद्भावना 90 तक पहुंच गई। सिस्टम पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्राचीन काल की लड़कियां इतनी सीधी सादी थीं। एक शीशी इत्र, बस एक सुंदर लड़की को पा सकते हैं। पिछले जन्म में इत्र भेंट किया था। शायद दूसरे मुझे चापलूस समझते। प्राचीन समय वाकई में मजेदार था। क्या तुम्हें पता है इस इत्र का उपयोग कैसे करते हैं? नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाता हूं। बहुत धन्यवाद पति जी। अरे हाँ सिस्टम, कल रात मेरा इनाम क्या था? 50 साल की आंतरिक शक्ति और मामलों को दिव्य रूप से सुलझाने का कौशल। 50 साल की आंतरिक शक्ति मेजबान की सहायता कर सकती है, तेजी से शक्ति बढ़ाकर प्राकृतिक अवस्था तक पहुंचा सकती है। मामलों को दिव्य रूप से सुलझाना, हर मामले के सुराग नायक की नजरों से छिप नहीं सकते। मुझे लगता है कि मैं अभी एक बैल को मार सकता हूं। इस दुनिया में मार्शल आर्ट 4 अवस्थाओं में बंटा है, दीक्षा के बाद, प्राकृतिक प्रतिभा और ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर स्तर के व्यक्ति 2 हाथों की उंगलियों से ज्यादा नहीं, इसलिए प्राकृतिक प्रतिभा की अवस्था वो पहले से ही महान विशेषज्ञों में श्रेष्ठ है।
अच्छा अच्छा अच्छा, सब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संपदा में राजमहल के नियम हैं। सब लोग नियमों का पालन करो। ये बड़े यूनुक फिर से नए लोगों को ठग रहे हैं शुद्धिकरण विभाग में, तो मुझे भी उनके साथ नरमी बरतने की जरूरत नहीं। क्या कर रहे हो? क्या? पास में इंतजार करो। अरे यार, मेरा सामान गिर गया है। कौन है? अरे ये तो यांग गोंग गोंग है। अरे आप बैठ जाइए। क्या देख रहे हो? क्या? यांग गोंग गोंग, आप तो हम सबके लिए एक मिसाल हैं। ये तो बस कुछ ही दिन हुए हैं, आप पहले ही उपसेवक बन गए हैं। यह वाकई में शानदार है। समझ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, जब मैं भविष्य में सफल हो जाऊंगा निश्चित रूप से आप सबको नहीं भूलूंगी। क्या कर रहे हो? जल्दी से पंक्ति में खड़े हो जाओ। हर कोई अपना चांदी मेरे सामने रखे। अरे तुम छोटे प्यारे, मुझे देखकर भी खड़े होकर स्वागत नहीं करते? वहां बैठे रहने की हिम्मत? क्या जीने से तंग आ गए हो? तू कौन सा नमूना है? क्या इसे नहीं पहचानते? बस एक छोटा सा सहायक हो, वैसे भी एक कुत्ते जैसा है। जो चांदी तुमने ली है सब मुझे दे दो, ऊपर से 50 तोला अतिरिक्त दो, फिर अपने गंदे मुंह पर 10 थप्पड़ मारो, तो मैं भी इस पर विचार कर सकती हूँ। तेरी कुत्ते जैसी जान बख्श दी। यंग गोंगोंग, यह महारानी की निजी दासी है। यह भी यूं गोंगोंग का सिर है। जल्दी से दया की भीख मांगो, शायद तुम्हारा अंत अच्छा हो। हाँ, ये दासी हमारे बस की नहीं। पहले एक छोटा खोजा था, गलती से उसका रास्ता रोक दिया। नतीजा ये हुआ कि उसने कुत्ते छोड़ दिए और जिंदा ही काट लिया गया। आखिरकार लाश कुएं में फेंक दी गई। सिर झुकाना सिर्फ गलती मान लेना है, जान गंवाने से तो बेहतर ही है। यांग जू भी बदकिस्मत रहा, इस दुष्ट औरत के हाथों लग गया। मैं देखता हूं कि वो कैसे निपटता है। यूं गोंगोंग, मैं तो यूं गोंगोंग को ही पीट रहा हूं। तुम जैसा व्यक्ति भी मेरा अपमान करने की हिम्मत करता है। मैं तुम्हें बताता हूं, आज अगर तुम मुझे नहीं 100 बार सिर झुकाकर प्रणाम करो और 100 बार अपने गाल पर थप्पड़ मारो और जोर से चिल्लाओ कि मैं सुंदर हूं 100 बार, तो यहां से खड़े होकर नहीं निकल पाओगे। ये तुमने मुझे मजबूर किया, तुमने मेरी इज्जत उतार दी, तो फिर मर जाओ। अरे मैंने गलती से कुत्ते की रस्सी छोड़ दी। यांग गोंगोंग सावधान, हम डर गए ना। यह मेरा अपमान करने का नतीजा है। हाय भगवान, क्या मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए? अगर मैं नहीं लड़ा तो यांग जियो मर सकता है। एक छोटा कुत्ता, डरने की क्या बात है? अरे मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो? कितना शक्तिशाली आंतरिक बल है। मैं तुम्हें मार दूंगा। आज तुम चाहे मेरे सामने घुटने टेक दो और 100 बार से ठोककर माफी मांगो, कुछ भी फायदा नहीं होगा। ये थप्पड़ तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगाने के लिए है, जो मेरी ताकत को नहीं पहचानती। मैं महारानी की दासी हूं, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? हाँ, तुम्हें ही मार रही हूं। ये तमाचा तुम्हारे घमंड के लिए है, महल के नियमों का पालन न करने के लिए। मैं यूं हूं वे गोंगोंग का सिर। मैं जरूर वे गोंगोंग से तुम्हें मरवा दूंगा। वे गोंगोंग, यह एक थप्पड़, यह एक थप्पड़। मैं बस तुम्हें मारना चाहता हूं। महाराज, यांगजू की क्षमता अत्यंत प्रबल है। मेरे विचार में उसकी शक्ति हाउटिन स्तर की होनी चाहिए। हाउटिन स्तर? मात्र 20 वर्ष की आयु में हाउटिन स्तर? उसकी प्रतिभा निश्चित ही असाधारण है। वो एक छोटे से खोजा बनकर क्यों संतुष्ट रहेगा? ठीक है, आज रात मैं स्वयं उसकी परीक्षा लूंगा। महाराज, आप स्वयं को जोखिम में न डालें। इस व्यक्ति की शक्ति अद्भुत है, पर उसकी पृष्ठभूमि एकदम साफ है। इस बूढ़े को कुछ संदेह है। कोई बात नहीं, मेरी शक्ति हाउटियन राज्य में अद्वितीय है। अगर यांगजू वास्तव में हाउटिन स्तर का है तो उसे अपने अधीन ले आओ, वो बहुत उपयोगी साबित होगा। छोटे शू, महारानी आपका अंदर इंतजार कर रही हैं। महारानी बहुत खुश नहीं लग रही हैं। आपको सावधान रहना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूं। धन्यवाद बहनगू। महारानी। छोटे शू, क्या तुम जानते हो आज तुमने किसका अपमान किया है? माता जी को सलाम। मैंने अभी भी गोंगोंग के सिर पर वार किया था। महारानी की दासी। दृष्ट, महारानी तो इस अंतपुर की स्वामिनी है, मौजूदा सम्राट की वैध पत्नी। तुम्हारी उसकी दासी को मारने की हिम्मत? और वे गोंगोंग तो प्रमुख सेवक हैं। तुम्हारे ऊपर वाला हूं।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ बोलने की? महारानी को जवाब दो। मैं चांगचुन महल का उपसेवक हूं। मैं चांगचुन महल की प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं महारानी की प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता हूं। मालकिन हरम की प्रमुख है, लेकिन वह आपकी छोटी है। मैं एक नौकर होते हुए कैसे सह सकता हूं कि एक छोटी सी दासी मेरे सिर पर सवार हो जाए? वो दुष्ट महिला ने कुत्ते को हमला करने दिया। मैंने केवल उसे सबक सिखाया। ठीक है, क्योंकि तुम अभी चांगचुन महल में आए हो और नियम नहीं जानती, मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूं। महारानी शी, हाँ, मौसम बहुत गर्म है। बस इतनी देर में मेरे शरीर से काफी पसीना निकल आया है। नहाने के लिए सेवकों को बुलाओ। छोटे शू, तुम भी आकर मेरी सेवा करो। हाँ, यह महारानी मुझे बिल्कुल अपने जैसा मानने लगी है। छोटे शू, क्या देख रहे हो? ठीक, समझ गया। मालूम है, अब मेरी परीक्षा मत लो। अगर ऐसे ही चलता रहा, क्या मेरा नकली खोजा होने का राज छिपा रहेगा? स्वामी, तुम लौट आए। जल्दी से नहाने का पानी तैयार करो। महारानी ने तो मेरा पेट ही आग कर दिया। अगर इस आग को नहीं बुझाया तो फट जाऊंगा। ठंडा पानी। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। पति, पानी तैयार है, तो मैं आपको नहलाने की सेवा करती हूँ। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं पहले हमेशा अकेली ही तो थी। अभी समय का थोड़ा अभ्यास नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। मेरे शरीर की आग तो बहुत तेज है। ठंडा पानी भी मेरे लिए उबल गया। पति, तुम्हारा शरीर तो बहुत अच्छा है, मैं तो प्यार से मर ही जाऊंगी। काश वो आदमी होता। लगता है पति मुझे पसंद नहीं करते। ये लड़की बहुत हिम्मतवर है। अफसोस, अभी मैं अपना राज नहीं खोल सकती। अगर उसने गलती से राज उगल दिया तो मेरी खोपड़ी उड़ जाएगी। अरे, छोटी सी बात पर धैर्य खो दिया तो बड़ी योजना बिगड़ जाती है। मैं एक दिन साबित कर दूंगा। ठीक है, तुम जल्दी से आराम करो। प्यारे, तुम भी जल्दी सो जाओ। हाँ, जाओ। मैं सबसे ऊंचा दरबारी बनूंगा, यूची राजा बनूंगा। बस महारानी पर ही निर्भर नहीं रह सकते। हमें और अधिक अधिकार और ताकत चाहिए। यह वे बूढ़े कुत्ते ने बदला लेने के लिए भेजा है। अजीब, सांस की आवाज क्यों नहीं है? चूंकि आ चुके हो तो फिर रुक जाओ। हाँ, तुम्हारे नितंब काफी उभरे हुए हैं, एक बड़े मर्द होकर। तुम तुमने मेरे आने का पता कैसे लगाया? जब तुमने मेरी खबर तोड़ी तभी पता चला। मेरे कान तो बहरे नहीं हैं। नहीं, तुम अग्रिम स्तर की नहीं हो, बल्कि जन्मजात स्तर की हो। किसने कहा तुमसे कि मैं अग्रिम स्तर का हूं? मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारी लाश भी नहीं बचने दूंगा। मुझे धमकी देना सबसे ज्यादा नापसंद है। बोलो, तुम्हें किसने भेजा है? क्या वो यूवी गोंगोंग है? तुम्हारे शरीर पर मेरी बनाई खुशबू है। एक मर्द होकर इत्र लगाता है। लगता है तुम एक खोजा हो। सचमुच वेई गोंगोंग ने तुम्हें भेजा है? नहीं बताओगे तो मैं खुद ढूंढता हूं। जब मुझे सबूत मिल जाएगा तुम और वेई गोंगोंग दोनों खत्म हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, ये कौन सा छुपा हथियार है? इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। एक औरत। कितनी तेजी से भाग गई। ये तो शाही महल है, यहां सुरक्षा कड़ी है। इस व्यक्ति की क्षमता से इतने माहिरों को चकमा देना मुश्किल है, तो उसके पीछे जरूर बड़ा सहारा है। लेकिन मैंने उसका शरीर देख लिया है।
शायद उसे पहचानना मुश्किल ना हो। महाराज, आप ठीक तो हैं? जांच कैसी रही? खबर गलत थी। यह व्यक्ति अधिगम स्तर का महारथी नहीं है, बल्कि एक जन्मजात महारथी है। क्या? जन्मजात अवस्था? 20 साल का जन्मजात महारथी? गर्भ से ही अभ्यास करो तो भी नामुमकिन है। महाराज, कहीं आपसे कोई भूल तो नहीं हुई? मैं भी स्तब्ध हूं, पर सच्चाई यही है। मेरी शक्ति प्राप्ति अवस्था में अद्वितीय है, लेकिन उसके सामने वो एक भी वार नहीं झेल पाया। तो क्या हम उसे अपने पक्ष में लेंगे? बिल्कुल लेना चाहिए। यह व्यक्ति जन्मजात महारथी है, उसे अपने पक्ष में लो, मेरे अधीन, फिर एक और शक्तिशाली हथियार मिल जाएगा। महाराज, लेकिन इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि अज्ञात है। इस बूढ़े सेवक को चिंता है, हमें पता है, लेकिन इंसान पैसे के लिए मरता है और चिड़िया खाने के लिए मरती है। धन, शक्ति और सुंदरता, ये 3 चीजें, दुनिया में कोई भी इनसे बच नहीं सकता। जो भी चीज मुझे पसंद आती है वो एक दिन मेरी होकर रहेगी। मेरी प्यारी, तू मेरी राह देख। मेंगफी, वो लड़की हाल ही में अपने भाई के मामले की जांच कर रही है ना? तो यांगजू को उसकी मदद के लिए भेज दो। महाराज, आप बहुत दूरदर्शी हैं। यांग गोंगोंग, इत्र तैयार हो गया है क्या? महारानी ने मुझे इत्र लेने भेजा है। अच्छा, मैं भी लाता हूं। छोटी चिंग, हाँ। ये गुलाब की खुशबू है, ये चमेली की खुशबू है, ये लिली की खुशबू है। मैंने हाल ही में एक नया शोध किया है, पुरुषों के लिए इत्र, जिसे महारानी नीचे भेंट कर सकती हैं। यांग गोंगो को तो मैं अब विदा लेता हूं। अच्छा, धीरे धीरे जाना, अक्सर आना। आखिरकार पूरा बक्सा भर गया। ये तो इस पूरे समय का, मेरी मेहनत का नतीजा है। जानू, जल्दी बाहर आओ, बादशाह के आदमी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बादशाह ने मुझे क्यों बुलाया? कहीं हमारा भेद तो नहीं खुल गया? पता चल गया कि मैं हिजड़ा नहीं हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वे सीधे मुझे गिरफ्तार कर लेते। अच्छा, ठीक है, चलो चलो चलो। महाशय, इस बार आने का क्या कारण है? अरे बाप रे, मैंने कई बार सुना है युवराज यांग द्वारा आविष्कारित हाथ मिलाने की क्रिया। आज एक बार आजमा कर देखते हैं, वाकई बुरा नहीं है। महाराज ने आपको नहीं बुलाया है, बल्कि कोई आपसे मिलना चाहता है। ओह, इस दास यांगजू की महाराज को वंदना। छोटे जू, उठो। कैसे सम्राट मुझे एक परिचित एहसास देता है। हाँ, सही कहा, कुछ दिन पहले ही मिला था। रानी मेंग, यह वही शिवजी है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। यही वो खोजा है जिसने तुम्हारे भाई की जान बचाई। तुम तुम ही वो शिवजी हो जिसने मेरे भाई को बचाया। बिल्कुल सही, राजकुमारी महोदया। अगर भविष्य में कोई परेशानी हो तो मेरा नाम ले सकते हो। राजकुमारी महोदया, आपका बहुत धन्यवाद। ये बड़ी राजकुमारी तो बहुत अच्छी है, बिना कुछ कहे मेरी रक्षा करती है। अब तो मेरा काम आसान हो गया। क्या तुम महल में इतरते हुए घूम रहे हो? छोटे शिवजी, मुझे लगता है राजकुमार के डूबने का मामला बहुत संदिग्ध है। चूंकि तुम राजकुमार को ठीक कर सकते हो, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इस मामले पर तुम्हारा क्या विचार है? सम्राट को कैसे पता चला? मेरे पास मामले सुलझाने का अद्भुत कौशल है। वास्तव में इस दास ने सुना है कि राजकुमार बहुत बुद्धिमान है। वे मनोरंजन के लिए पानी में खेलने के कारण कैसे तालाब में गिर सकते हैं? इस मामले के पीछे जरूर कुछ रहस्य है। राजकुमार देश के भावी शासक हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इस दास की हिम्मत देखिए। मैं महाराज से निवेदन करता हूं, मुझे इस मामले की गुप्त जांच करने दो। ठीक है, तो तुम ही इसकी गुप्त जांच करो। पिताजी, महाराज, मुझे भी इस मामले की जांच करने दीजिए। ठीक है, तुम भी साथ चलो। ऐसा अच्छा मौका भी हो सकता है। मेरे पास तो लड़कियों को लुभाने के इतने साधन हैं। अगर राजकुमारी का मन बदल गया तो क्या होगा? क्या यह एक और शक्तिशाली सहारा नहीं होगा? छोटे शू, मैंने सुना है कि तुम मेरे भाई का इलाज कर रहे थे। यूं ही हो? सच में?
वो ऐसा था जैसे डर रहा था कि मैं राजकुमार को ठीक कर दूंगा। अगर महारानी ने मौका नहीं दिया होता, मुझे कोशिश करने का अवसर भी नहीं मिलता। राजकुमार की हालत आप भली भांति जानते हैं। वो तो मौत के मुंह में आधा पैर डाल चुका है। ये छोटी सी चीज बार बार रोकने की हिम्मत करती है। मेरे भाई के इलाज में ये राजकुमारी उसका कुत्ते जैसा सिर काट देगी। अरे बाप रे, राजकुमारी आप जल्दबाजी न करें। यूं ही नहीं, वे गोंग गोंग समारोह विभाग के उप प्रमुख हैं। एक छोटा सा उप प्रमुख क्या चीज है। उस कुत्ते का सिर मैं राजकुमारी काट कर रहूंगी। सम्राट भी नहीं रोक सकते। अच्छा राजकुमारी, आपकी ताकतवर भावना प्रशंसनीय है। उस कुत्ते का सिर फिलहाल उसे उसके सिर पर ही रहने दो। शायद उसके पीछे कोई और भी है। हम शायद पहले मौके का हालचाल देखाते हैं। तुम्हारी मर्जी। उस बूढ़े कुत्ते को कुछ और जीने दो। मेरा भाई जहां डूबा वह आगे है। मेरा भाई यहीं डूबा था। देखो, वो निशान है जहां मेरा भाई पानी में गिरा था। ठीक है, मुझे देखने दो। छोटे जू का ये पैर का निशान ठीक है। हम पहले ही यह सब देख चुके हैं। यह वास्तव में मेरे भाई के गिरने का निशान है। यहां समय बर्बाद करने के बजाय क्यों ना हम कहीं और जांच करें। नहीं, ये राजकुमार के पैरों के निशान नहीं है। छोटे शू, तुम कहते हो ये मेरे भाई के पैरों के निशान नहीं है। ये कैसे संभव है? क्या एक संभावना है? राजकुमार के पैरों के निशान ढक गए हैं। जो हम देख रहे हैं ये सिर्फ उनका भेष है। सबको पता है पच्चीना बनने में दो कदम होते हैं। पहले हमारा पैर जमीन को छूता है, फिर नीचे की मिट्टी दबती है, ऊंचे नीचे आकार बनते हैं। यही उभरे पच्चीने होते हैं। मैं अभी भी कुछ समझ नहीं पाया। इस निशान के उभरे हुए हिस्से को देखो। सूखे और गीलेपन की मात्रा अलग है। अगर यह एक ही निशान होता तो निचोड़ कर निकला हुआ कीचड़ सिर्फ एक परत होता, लेकिन यह निशान दोहरी परत वाला है। यह गलती बहुत घातक है। इसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। क्या यह सिर्फ एक परत नहीं है? जल्दी मत करो। इस पैर के निशान के उभरे हुए हिस्से को देखो। सूखे और गीले होने की मात्रा अलग है। अगर सिर्फ एक पैर का निशान होता तो उसकी सूखे गीले होने की मात्रा लगभग एक जैसी होती, लेकिन यहां दो पैरों के निशान हैं और यह सूखा गीला क्षेत्र दो तरह का है। हाल के दिनों में मौसम हमेशा बादलों से घिरा रहता है। ऐसा लगता है कि यह मौजूद ही नहीं है। धूप एक समान नहीं पड़ रही है। तुमने ये कैसे पता लगाया? इतनी सूक्ष्म मच्छर जैसी गलती उसने ये कैसे देखा? क्या वो सच में सिर्फ एक खोजा है? राजकुमारी महारानी, वास्तव में बस ध्यान से देखो तो खामियां दिख जाएंगी। कुंजियानजो, इस कोने की दर्जनों बार तलाशी ली पर कुछ भी नहीं मिला। आधी अगरबत्ती भी नहीं जली थी कि तुमने पता लगा लिया। बस मामूली काम था। ये तो बस शुरुआत है। मैं अभी भी इस पद चिन्ह पर हूं। कुछ और सुराग मिले हैं। तुम मजाक कर रहे हो? इस पद चिन्ह पर भी सुराग है। सूती जूते का तलवा और लकड़ी का जूता तलवा, सामग्री अलग है। यह निशान देखो, यह लकड़ी के जूते के तलवे से बना निशान है और लकड़ी के तलवे तो नौकर ही पहनते हैं। इसलिए तुम्हें बस इतनी जांच करनी है। हाल में बने जूतों में क्या किसी का आकार राजकुमार के जूते जैसा ही है? बस इतना ही काफी है। तो फिर तुम माफ कीजिए राजकुमारी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं। छोटे शू, तुम सच में कमाल हो। इतनी जल्दी अहम सुराग मिल गया। राजकुमारी महारानी, अब हमें बस इस सुराग को आगे बताना है। परिणाम कैसे होंगे हम चुपचाप प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं। सुनता हूं महल की इत्र भी तुमने ही बनाया है। यह इस दास की खोज है। अब मेरे सामने अपने को दास मत कहो। मुझे मेंगफी बुलाना ये ठीक नहीं है। राजकुमारी ने अनुमति दी है। कौन सवाल करने की हिम्मत करता है? दरअसल राजकुमारी में स्वाभाविक सुगंध है। इत्र की जरूरत नहीं। मैंने हाल ही में एक नई अद्भुत वस्तु बनाई है। यह इत्र से कम नहीं है। यह लिपस्टिक है। राजकुमारी जरूर पसंद करेगी। अच्छा, तो मैं आजमाती हूं। लिपस्टिक मेरे घर पर ही है। राजकुमारी, नहीं। रानी मेंग, आप आगे बढ़ें। हाँ, कृपया। छोटे शू, बुरी खबर है। शियाओ किंग को उठा लिया गया है। क्या? कोई खबर मिली? उन्होंने तुम्हारी मेज पर एक चिट्ठी छोड़ी है। प्रस्तावना। फिर वही हाउ ताइलान। मैं तुम्हें कुछ और जीने देना चाहता था। अब तुम मौत को बुला रहे हो तो मुझे मत कोसना। छोटे शू, क्या हाल है? उस बुरे खोजा ने मुझे धमकाया, परफ्यूम बनाने का राज देकर उसे बचाने को कहा और धमकाया भी कि मैं महारानी को ना बताऊं, नहीं तो छोटी छिंग मर जाएगी।
नहीं, मुझे जल्दी से लोगों को बचाना है। छोटी शूजी, जल्दबाजी मत करो। यांग शू वो प्यारा सा लड़का, तुम्हारी बहुत पहले से कोई परवाह नहीं करता। वो अभी कहीं भी हो सकता है, कुत्ते की तरह महारानी के पैरों की अंगुलियां चाट रहा होगा। अरे, तुम तो बहुत सुंदर दिखते हो। क्यों ना मैं पहले मजा लूं? श्रीमान भी, क्या मैं भी मजा ले सकता हूं? सब लोग ध्यान दो, तभी तो छोटी सुंदरी खुश होगी। तुम हमेशा चालाक विचार लाते हो। ठीक है, तुम्हारे कहने के अनुसार करते हैं। यांग दादा मेरा बदला लेंगे। यांग जू बस महारानी का एक कुत्ता है। महारानी के बिना वो कुछ भी नहीं है। मेरा डंडा कहाँ है? क्या तुम इसकी तलाश कर रहे हो? तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आए? पहले अपनी इस लकड़ी का ख्याल करो। यह अंदर कैसे आ गया? यांग जू, अरे ये प्यारा सा बच्चा तुम हो। बाहर वालों, क्या तुम सब मल खाते हो? तुम इंसान हो या भूत? क्या तुमने ही मुझे नहीं बुलाया था? अब डर क्यों रहे हो? पति, तुम आ गए आखिरकार। मुझे डर था कि तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। आज तुम उसे नहीं मार पाओगे। आज तुम उसे मार नहीं सकते। राजकुमार, यांगजू ये प्यारा बच्चा मुझे मारना चाहता है। क्या तुम मेरे राजकुमार का विरोध कर रहे हो? ये प्यारा बच्चा आज मेरे हाथों मरेगा। स्वयं देवता भी उसे नहीं बचा सकते। दूसरे राजकुमार, मुझे बचाओ। कमीने, अगर आज वो मर गया तो मेरा वादा है, कल तुम्हारे अपने, तुम्हारा घर, तुम्हारे भाई, यहां तक कि तुम्हारी नौकरानी भी बुरी मौत मरेगी। तुम सिर्फ एक कुत्ते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की? जानू, छोड़ो, वैसे भी मुझे चोट नहीं आई। चलो हम चलते हैं, नहीं तो मैं एक बार में ही खत्म कर दूंगा। काम पूरा करके भाग जाओ। मेरे सामने लड़ने की हिम्मत करता है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? यहां बकवास मत करो। तुमने राजपरिवार का सारा मान सम्मान गिरा दिया। मैं करूंगा। तुम यहां कैसे? मैं उसे मारूंगा। क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं। घटिया औरत तुझसे पंगा नहीं लूंगा। लेकिन यांगजू को यह माफ नहीं किया जाएगा। उसके आसपास के हर व्यक्ति को भी। अगर मैंने सुना कि तुमने जियाओजू के परिवार और दोस्तों को परेशान किया तो मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं। इसके अलावा अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं सीधे तुम्हारा हिसाब करूंगा। समझ गया? सब याद कर लिया है। यह वे गोंगोंग मेरी राजकुमारी से टकरा गया था, इसलिए मैंने उसे एक बार में काट डाला। छोटी शूजी, चलो हम चलते हैं। राजकुमारी महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। चलो। धिक्कार है। मुझे उन्हें अवश्य मरना है। आज राजकुमारी का बहुत धन्यवाद। भविष्य में अगर आपको मेरी आवश्यकता हो तो बिना संकोच कहिए। छोटे शू, यदि मैं न भी होता तो भी तुम बच निकलते। बस कीमत थोड़ी अधिक चुकानी पड़ती। तुम मानते हो कि मैंने सही कहा है ना? जनजात महारथी मास्टर यांग, ये तो राजकुमारी ने खोज निकाला। 20 साल का जनजात महारथी, ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन हर किसी का अपना राज होता है। मैं और नहीं पूछूंगा। राजकुमारी, आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद। मेरे कुछ रहस्य हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। आपके ये शब्द सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया। तो क्या आप महाराज की सेवा करने का विचार रखती हैं? राजकुमारी, मैं तो पहले से ही महाराज का व्यक्ति हूं। फिर कैसे हो सकता है महाराज की सेवा करने का प्रश्न ही? छोटे शू, तुम्हारी समझ बहुत अच्छी है। मैं लौटकर तुम्हारी पिताजी से मिलवाता हूं। हाँ, तुमने मुझे अपना लिपस्टिक नहीं दिखाया। तुम्हारे परफ्यूम लगाने का तरीका मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। सुनने में बहुत आरामदायक लगता है। मैं भी आजमाना चाहती हूं। यह क्या ये ठीक नहीं होगा? राजकुमारी महारानी, यांग भैया इत्र लगाने का तरीका सचमुच बहुत सुखद है। अगर यांग भैया एक बार इत्र न लगाए तो ये तो जिंदगी का एक बड़ा अफसोस है। ये तो बड़ी राजकुमारी हैं।
अगर बादशाह को पता चला कि मैंने शरारत की तो? अच्छा, सच में? हाँ, तो फिर जल्दी मुझे भी आजमाओ। छोटे शू, तुम कहते हो क्या हम दोस्त हैं? समस्या यह है राजकुमारी महारानी, थोड़े कपड़े उतारने की जरूरत है। उसमें क्या बड़ी बात है? तुम एक खो जाओ, तुम्हें दिखा दूं तो क्या हुआ? जल्दी चलो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो राजकुमारी महारानी, क्या तुम तैयार हो? हाँ, शुरू करो। मेरा वस्त्र उतारो। मैं शुरू कर रहा हूं। हाँ। पिताजी, छोटा शिव आपकी सेवा में हाजिर है। उसने सच में ऐसा कहा था? सच में उसने ठीक ऐसे ही कहा था, और लगता है वो तुम्हारा आदमी बनना चाहता है। शायद वो भी एक ताकतवर सहारा ढूंढ रहा है। अच्छा, तो पहले मैं उसकी योग्यता देखूंगा। कल उसे गुप्त रूप से मेरे पास ले आओ। छोटे शू, मुझे सुनने में आया कि कल तुमने एक बड़ा काम किया। युंगोंग को मार डाला। जी महारानी, युंगोंग ने शियाओ किंग से मुझे धमकाया। इत्र बनाने की विधि प्राप्त करना चाहता था। लगता है यह नौकरानी तुम्हारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। फिर अगर कोई और व्यक्ति उसे ही तुम्हें डराने के लिए इस्तेमाल करता रहे तो क्या किया जाए? दास को कुछ नहीं सूझता। मेरी राय में बेहतर होगा कि शियाओ किंग को ही मार दिया जाए। इस तरह भविष्य में कोई भी तुम्हें धमकी नहीं दे सकेगा। महारानी मां, दरअसल इस नौकर की रक्षा करने की क्षमता है। इत्र बनाने की प्रक्रिया, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। शियाओ किंग पहले से ही मेरी चुनी हुई महिला है। अगर अपनी महिला की रक्षा भी नहीं कर सकता, तुम फिर भी आदमी हो क्या? छोटे शू, मुझे पता है तुम अभी इस महल में आए हो, दिल अभी भी नम है। बस तुम्हें आगे चलकर पूरे मन से इत्र बनाना है। मैं तुम्हारी दुगु परिवार में नौकरी दिलवा सकती हूँ। पूरी तरह से ख्वाजा सर की पहचान से मुक्त हो जाओ। इसके अलावा मैं गारंटी दे सकती हूँ तुम्हारी महीने की तनख्वाह 10 तोले सोने से कम नहीं होगी। तब तुम्हें कैसी भी औरत क्यों नहीं मिल सकती? एक छोटी सी नौकरानी के लिए ये सब कुछ क्यों गवाओ? महारानी, ये शर्तें सुनकर तो मेरा भी दिल लग जा रहा है। महारानी यांग घोंगो पर बहुत मेहरबान है। ये छोटा शिवजी किस बात का संकोच कर रहा है? क्या ये बहुत मूर्खता नहीं है? अगर मैं होता तो बहुत पहले कृतज्ञता प्रकट कर चुका होता। अब भी क्या देख रहे हो? जल्दी से महारानी की कृपा के लिए धन्यवाद दो। महारानी, जी हाँ, आपकी दया के लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन मेरा महल छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। मैं इत्र बनाने की विधि की रक्षा भी कर सकता हूँ। छोटे शू, क्या तुमने ठीक से सोचा है? मौका केवल एक बार मिलेगा, अगली बार शर्तें अलग होंगी। मैंने ठीक से सोच लिया है। वाकई नेकी ना जानने वाला है। महारानी मां की इतनी बड़ी कृपा, तुमने ठुकराने की हिम्मत की। ठीक है, तुम जा सकते हो। इस दास को अनुमति दें। अच्छा अच्छा, जानू, तुम्हारी चांगचुन महल की बातें मैंने सुन ली हैं। तुम मेरे लिए सचमुच बहुत अच्छे हो। मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। नहाने का पानी तैयार है। पति जी, मैं आपको नहलाने की सेवा करूं? मैं खुद कर लूंगा। कितना अजीब है। यान दादा क्यों कभी मुझे नहलाने नहीं देते? क्या उनकी कोई अजीब आदत है? कहीं उन्हें मर्द तो नहीं पसंद? अरे राजकुमारी, तुम मुझसे क्या चाहती हो? पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं। सही है, मेरे भाई के मामले में कुछ सुराग मिला है। तुमने जो सुराग दिए थे उनके आधार पर हमने पाया कि हत्यारा वेयांग पैलेस का नहीं है, बल्कि पिक्सियांग पैलेस का एक खोजा है। रानी लियू, वो तो महारानी के बाद दूसरी सबसे बड़ी रानी है। ये राजकुमारी लियू है। तुम क्या सोचते हो, अब हमें क्या करना चाहिए? यह मुझे समय चाहिए, किसी भी हाल में। अगर इससे हमारे शाही परिवार को खतरा है तो माफी नहीं मिलेगी। हाँ, तो फिर हम जल्दी से चलते हैं। महाराज जल्दी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। हाँ।
छोटे शू, सुना है कि आज सुबह महारानी आपको दुगु परिवार में भेजना चाहती थी। सम्राट को इतनी जल्दी कैसे पता चला? महारानी के आसपास जरूर सम्राट के लोग हैं। और तुमने महारानी को मना कर दिया। मुझे बहुत उत्सुकता है, बताओ तुम्हारा विचार क्या है? महाराज, इस दास का केवल अपने दिल की सुनने का इरादा था। जो करना चाहिए वही करो, जो नहीं करना चाहिए इस नौकर ने ऐसा कभी नहीं किया होता। बहुत अच्छा। छोटे शू, क्या तुमने सोचा है मेरे लिए काम करने के बारे में? महाराज, यह नौकर तो पहले से ही आपका ही आदमी है। चाकू की पहाड़ी पर चढ़ूंगा, उबलते तेल में कूदूंगा, यह नौकर हर कीमत पर तैयार है। अच्छा, ऐसा ही सही। तो मेरा तुम्हारे लिए पहला आदेश है, राजकुमार के डूबने की घटना की गुप्त रूप से पूरी तहकीकात करो। क्या तुम्हें विश्वास है? इस नौकर को पूरा विश्वास है। अच्छा, तो आज से ही शुरू करो। तुम मेरे गुप्त रक्षकों में से एक हो। राजकुमार के डूबने की घटना की गुप्त रूप से पूरी तरह जांच करो। कोई समस्या है क्या? तुम मेघरानी से संपर्क कर सकते हो। छोटे शिव, भविष्य में किसी भी मामले के लिए तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो। मैं तुम्हारे विचार पिताजी को बताऊंगा। कितना जटिल है। जी महाराज। क्या हमारे पास कोई गुप्तचर संस्था है? वो सिर्फ आपकी सेवा के लिए हो। मंत्रियों पर नजर रखे, मामलों की जांच करे, कैदियों से पूछताछ करे। आगे बताओ। जी महाराज, हम एक विशेष संगठन बना सकते हैं। वे उड़ने वाली मछली वाले वस्त्र पहनते हैं, कमर पर कड़ाई वाली तलवारें लटकाते हैं, पूरा दरबार उनसे डरता है। यह संस्था विशेष रूप से जिम्मेदार है जासूसी, गिरफ्तारी और पूछताछ जैसे कामों के लिए। उनके जासूस पूरे साम्राज्य में फैले हैं। जब अधिकारी मामले सुलझा नहीं पाते, हम इसे सुलझाएंगे। जो मामले अधिकारी नहीं निपटा सकते, उन्हें हम संभालेंगे। पहले कार्रवाई फिर रिपोर्ट, यह सम्राट का विशेष अधिकार है। छोटे शू, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। अगर वास्तव में स्थापना होती तुम्हारे मुंह से निकला यह जासूसी संगठन, तो क्या हमारे शाही परिवार का कामकाज हर जगह बाधाओं का सामना करेगा? यह तरीका क्या सच में तुम्हारे दिमाग की उपज है? एक खोजा इतनी शानदार योजना बना सकता है जिसे शताब्दियों की महान रणनीति कहा जा सकता है। यह विचार वास्तव में मेरे मन में अचानक आया, लेकिन इसका प्रभाव कैसा होगा मैं वास्तव में नहीं जानता। पिछले जन्म में जिन यी वेई, पश्चिमी कार्यालय, पूर्वी कार्यालय जैसे नाम हर छात्र जानता था। काश मैं जिन यी वेई का प्रमुख बन पाता। फिर बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बेहद शानदार। तेरा सुझाव मुझे बहुत पसंद आया। फिर ये तेरी जिम्मेदारी है, जाओ और वो गुप्तचर संगठन बना जिसकी तू बात कर रहा है। मुझे एक विस्तृत योजना पत्र चाहिए। और एक बात, राजकुमार के डूबने के मामले की छिपकर जांच करो, मत भूलना। इस दास को अनुमति दें। गुडीडी से बात करके लियू गुल्फी के बारे में पूछना होगा। तुम ही यांग जू हो? हाँ मैं हूं। तुम लोग झगड़ा करने आए हो। यूं गोंगोंग ने हम पर एहसान किया है। तुम्हारी वजह से राजकुमारी ने उन्हें मार डाला। हमें उनका बदला लेना है। प्यारे बच्चे, समझदार बनो। घुटने टेको और अपने थप्पड़ मारो। हमें दादा कहकर बुलाओ। तुमने पैसे लिए होंगे। इस तरह तुम्हारे पीछे वाला चाहे जितना भी पैसा दे, मैं उसका दोगुना दूंगा। यह असंभव है। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। गुना। पहला बताने वाला मुझे 10 गुना मिलेगा, दूसरा बताने वाला 8 गुना पाएगा, तीसरा बताने वाला ये राजकुमारी लियू है। वो तुम्हारी इत्र बनाने की विधि चाहती है। हाँ बिल्कुल, राजकुमारी लियू, पीशांग महल वाली, जिसने पिछले सम्राट का दिल चुरा लिया था। तुम लोग ऐसे। मैं भी कहता हूँ राजकुमारी लियू को पुरुषों पर मोह है। पुरुष को पत्नियों का शौक हाल ही में बहुत ज्यादा लगाव है। हाल ही में महल में प्रचलित इत्र। ऐसा लगता है वास्तव में राजकुमारी लियू की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। इस व्यक्ति में निश्चित रूप से बड़ी समस्या है। युवराज यांग, आपने कहा था कि हमें 3 गुना पारिश्रमिक देंगे। तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो? ओ, क्योंकि मैं तुम्हें चिढ़ा रहा हूं। हमें मारने की हिम्मत। रुको। बहनगू, वे मुझे मार डालेंगे। जब तक मैं हूं तुम्हें कौन हिला सकता है? अरे कोई है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कप्तान गोर्डन ने पहले ही मामला सुलझा लिया है। तुम जा सकते हो। जी। तुम ठीक तो हो ना? चिंता मत करो बहन गोर्डन, मैं ठीक हूं। लेकिन तुम्हारे पास इतना शक्तिशाली अंगरक्षक कैसे है? क्योंकि मैं महारानी की सेविका हूं और मेरी मार्शल आर्ट भी अच्छी है, इसलिए चांगचुन महल के सभी रक्षक मेरे अधीन हैं। इसका मतलब तो ये हुआ तुम 100 से ज्यादा खोजाओं की प्रमुख हो। तुम तो बड़ी दीदी हो। हाँ बिल्कुल, मेरे अधीन 150 लोग हैं। वे मुख्यतः चांगचुन महल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं।
बहुत अच्छा। छोटे शू, अब तुम मेरे चांगचुन महल के आदमी हो। अगर किसी ने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की तो बस मुझे बताना। दीदी के पास ये 100 से ज्यादा लोग हैं, हमेशा तैयार रहता हूं। हाँ, सही बात है छोटे शू। ये लोग किसके हैं? ये पीशियांग महल की रानी लियू के लोग हैं। रानी लियू वही है। बहन गो, क्या आप उसे जानती हैं? रानी लियू थोड़ी विशेष हैं। यहां बात करने की जगह नहीं है, हम वापस जाकर बात करते हैं। छोटी छिंग, जाकर दरवाजा बंद कर दो, मुझे बहन गो से कुछ जरूरी पूछना है। पहले आप ही बहन गो राजकुमारी लियू के बारे में बताइए। छोटा शू, तेरे हाथ तो बहुत शरारती हैं। ठीक है, सुनते हैं ये लियू गुइफे बहुत रहस्यमय है, कोई नहीं जानता उसकी पृष्ठभूमि। महल में आते ही वो तेजी से ऊपर चढ़ गई। वो एक साधारण नौकरानी से गुइफे बन गई और इसमें सिर्फ 3 महीने लगे। उस समय पूर्व सम्राट हर दिन उसके महल में जाते थे, मानो जादू से ग्रस्त हो गए हों। ये भी पूर्व सम्राट की अकाल मृत्यु का एक महत्वपूर्ण कारण था। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे युवक से जिसकी जिंदगी अचानक एक हादसे के बाद पूरी तरह बदल जाती है। लोग उसे कमजोर और बेकार समझते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उसके अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो सब कुछ पलट सकता है। हालात, अपमान और चुनौतियों के बीच वह चुपचाप अपनी ताकत जमा कर रहा होता है और यहीं से शुरू हो। जन्म से ही कमजोर शरीर वाला जैनबेई राजकुमार, लेकिन उसकी पेंटिंग प्रतिभा अद्भुत है और उसकी सबसे प्रसिद्ध 10 सुंदरियों की तस्वीरें नौकरानियों को बहुत ईर्ष्या कराती हैं। यहां तक कि महान मिंग राजकुमारी भी स्वयं उसके दरवाजे पर आकर पेंटिंग मांगती है, लेकिन राजकुमार ने केवल राजकुमारी की एक सुंदरता की तस्वीर बनाने में मदद की। हम पर तुरंत हत्यारों ने हमला कर दिया। बच्चों, हत्यारे आ गए हैं। ये सब तो दा फेंग सम्राट की चाल थी, क्योंकि जैनबेई राजकुमार को लोग आलसी कहते थे। वो हमेशा शराब और मौज मस्ती में डूबा रहता, राजकाज से कोई मतलब नहीं रखता था। इसीलिए दा फेंग सम्राट का जैनबेई राज परिवार से शक खत्म हो गया। इस समय दामिंग की राजकुमारी ने अचानक जैनबेई राजकुमार के पुत्र से विवाह का प्रस्ताव रखा। इससे दा फेंग सम्राट की चिंता बढ़ गई। इसलिए सम्राट ने तुरंत शीर्ष स्तर के हत्यारे भेजे जैनबेई राजकुमार के पुत्र को मारने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राजकुमार का पुत्र पहले से ही इस विवाह के विरुद्ध था। नहीं था, क्योंकि वो बस अपने आलस प्रणाली को पूरा करना चाहता है, दिए गए कार्य को पूरा करना चाहता है। बस आलस अंक बढ़ाने हैं तो प्रणाली से पुरस्कार मिल सकता है। क्या सोचा था कि दामिंग की छोटी राजकुमारी स्वयं आ जाएगी अपनी बहन की जगह राजकुमार का चरित्र जांचने, और उसका पुरुष वेश भी बहुत घटिया था। राजकुमार ने तो बहुत पहले ही भांप लिया था, पर उसे खुद इसका एहसास नहीं था, तो राजकुमार ने उसकी चाल को ही अपना हथियार बना लिया और इस विवाह गठबंधन को अस्त व्यस्त करने का मौका ले लिया। यह आदमी क्या करना चाहता है? क्या तुम उत्तरी शहर के राजकुमार को जानते हो? सिर्फ जानना ही नहीं, वो तो मेरा धर्म भाई है। सचमुच गलत जगह नहीं आए। उस बेकार राजकुमार के ऐसे ही दुष्ट मित्र होते हैं। निश्चित ही वो भी नीच व्यक्ति है। मेरे साथ आओ, यहां बात करना ठीक नहीं। हम अलग कमरे में गुप्त बात करें। राजकुमार ने दूसरे का रूप धरा। छोटी राजकुमारी को लगा कि उसे पुरुषों से प्रेम है। मैं आशा करता हूं कि यह संदेश राजकुमारी के कानों तक पहुंच जाए ताकि उनकी शादी की इच्छा टूट जाए। लेकिन महत्वाकांक्षी राजकुमारी इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनती। अपने राजकुमार के बारे में अपनी धारणा साबित करने के लिए उन्होंने खुद जांच करने का फैसला किया। इसी बीच राजकुमार ने सिस्टम के इनाम के तहत कुछ महिला मोजे और एक कछुआ पाया। इससे राजकुमार हैरान रह गया। जब वो समझ नहीं पा रहा था कि इनका उपयोग कैसे करे, तभी उसे विवाह के लिए आई राजकुमारी याद आई। राजकुमारी को भगाने के लिए राजकुमार ने उसे परेशान करने की योजना बनाई। बदल लो तो हम पेंट कर सकते हैं। राजकुमार, अगर किसी और ने मुझे यह सब करने को कहा होता, मैं उसका सिर काट देती और उसके पूरे खानदान को मिटा देती। लेकिन तुम अलग हो, तुम मेरे भावी पति हो। आगे चलकर मेरा पूरा अस्तित्व तुम्हारा होगा। तुम्हारे लिए मैं तैयार हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि राजकुमारी अपने महान सपनों के लिए वो इस तरह की छोटी अपमान की परवाह नहीं करती। सुंदर राजकुमारी को देखकर उसने खुशी से उसके लिए पोज दिया। राजकुमार को अचानक एहसास हुआ कि उसने खुद को एक मुश्किल में डाल लिया है, लेकिन उसे आगे बढ़ते रहना ही था। राजकुमारी के सौंदर्य चित्र को पूरा करने में मदद करनी थी। तभी सम्राट दाफेंग के भेजे हत्यारे आकाश से उतर आए। नीले जिन, तुम यहां नहीं रह सकती। चारों विशेष सेविकाएं और राजकुमारी हत्यारों के मुकाबले कुछ भी नहीं थीं। देखते ही देखते हत्यारा छलांग लगाकर ऊपर उठा और सीधे राजकुमार पर वार कर दिया।
तभी राजकुमारी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाया। राजकुमार उन्हें ऐसा करने कैसे दे सकते थे? ये तुच्छ निर्वाण अवस्था, मेरे सामने इतना दुस्साहस। राजकुमार, ये तो धोखाधड़ी है। मैंने उसे छुआ तक नहीं। इस क्षण तक राजकुमार को सब समझ आया। प्रणाली का पुरस्कार वो छोटा कछुआ दिव्य जीव श्वानम था। जब राजकुमार हमलावर की जांच करने आगे बढ़ा, तब चिंतित राजकुमारी ने उसे खींचकर वापस ले लिया। दोनों संयोग से जमीन पर गिर गए। ये दृश्य वहां मौजूद दासियों द्वारा समझ से परे देखा गया। बिना किसी कौशल के राजकुमार व्यर्थ संघर्ष कर रहा था। सौभाग्य से अभी अभी आए राजकुमारी ने याद दिलाया, दीदी, हत्यारा पहले ही मर चुका है, कृपया राजकुमार से उतर जाएं। तब महाराज कुमारी को अपनी स्थिति का एहसास हुआ। थोड़ा ज्यादा तनाव में है। सम्राट को राजकुमार की हत्या विफल होने की खबर मिली। उसका मन बहुत खराब हो गया। इसलिए उसने रस्मों के मंत्री को नियुक्त किया, खुद उत्तरी सीमा के राजा के महल में निमंत्रण देने जाने के लिए, रानी के जन्मदिन के सम्मान के नाम पर उत्तरी सीमा के राजा को महल में बुलाने के लिए, और इस मौके का फायदा उठाकर उसे खत्म करने के लिए। इसी समय ज़ेनबेई राजकुमार दूरबीन के माध्यम से रानी को देख रहा था। उसकी उत्कृष्ट चित्रकारी कौशल से एक अद्वितीय रानी के स्नान का चित्र बन गया। ये है वर्तमान दाफेक साम्राज्य की रानी। महाराज को प्रणाम। उत्तरी क्षेत्र के राजकुमार लू नियनली, रानी महोदया के जन्मदिन पर बधाई देने हेतु एक विशेष उपहार प्रस्तुत करता हूं, जो मुझे लाने के लिए दिया गया। किसने सोचा था कि राजकुमार रानी के स्नान का चित्र जन्मदिन का उपहार बनाकर महल भेजेंगे। सम्राट को देखकर खून न थूक दें। लड़का बस एक टुकड़ा मांस खाना चाहता था, परंतु बुआ ने डांटकर उसे रोक दिया। फिर वो मांस अपने बेटे की प्लेट में डाल दिया और बिना शर्म के कहा, मेरे बेटे को पढ़ाई के लिए ताकत चाहिए और खेत में काम करने वालों को मांस खाने का हक नहीं। लड़के के माता पिता बड़े घर वालों के अत्याचार की आदी हो चुके थे, इसलिए उन्होंने सब कुछ चुपचाप सहने की आदत डाल ली थी। लेकिन लड़के के मन में विद्रोह था। माता पिता सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते, घर के सारे खेत के काम संभालते, पूरे बड़े परिवार का पेट भरते, लेकिन हर बार सिर्फ बड़े ताऊ का परिवार ही मांस खा पाता। अब उसने यह अन्याय बदलने का फैसला किया। हम तीसरे घराने का अनाज सब मिलकर खाएंगे। तुम बड़े घराने वालों का खरीदा मांस हम सब मिलकर भी नहीं निबट सकते। तुम लोगों का दिल बहुत बुरा है। क्यों न अलग हो जाएं? कोई किसी पर बोझ नहीं बनेगा। परिवार में बंटवारे की क्या बात है? घर के 16 एकड़ खेत मेरे माता पिता जोतते हैं, साल भर खेत में मेहनत करते हैं। मेज पर रखा मांस भी नहीं खा सकते, उसे परिवार कैसे कह सकते हैं? लड़के के बंटवारे की बात सुनकर चाचा का दिल घबरा गया, ताकि तीसरा परिवार खेती और काम करता रहे। उन्होंने जल्दी से बहू को बचा हुआ मांस लाने को कहा। उन्होंने जल्दी से बहू को बचा हुआ मांस लाने को कहा और सब परोस दिया। नाराज बहू को भी मानना पड़ा। इस समय दादी ने भी मुश्किल से मांस खाया। पता चला कि लड़का 21वीं सदी का डबल डिग्री डॉक्टर था। समय में यात्रा करके आया। अंदाजा नहीं था कि वह यात्रा करके पहुंचेगा। एक साधारण किसान परिवार के बेटे के शरीर में परिवार में 3 सदस्य और चाचा के परिवार द्वारा सताया जा रहा है। ठीक उस समय जब लड़का घर पर घाव भर रहा था, बड़ी माँ ने मेरी माँ पर लड़के को खेत में काम करने के लिए मजबूर करने का दबाव डाला। माँ इस अनुचित मांग को कैसे मान सकती थी? इस समय बड़ी माँ बार बार कहने लगी, ये लड़का तो काम करने के भाग्य में ही पैदा हुआ है, जबकि मेरा बेटा तो आगे चलकर अधिकारी बनेगा। वही पुराने चैन परिवार का भविष्य है। समय से आया हुआ ये लड़का अपनी किस्मत बदलने के लिए दृढ़ संकल्प है। मैं भी पढ़ाई करके सिविल परीक्षा दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि हमारा परिवार अमीर है? तुम कहते हो पढ़ाई तो पढ़ाई। हमारे घर में तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को पढ़ा सकते हैं। मैं भी लाओ चैन परिवार की संतान हूं, तो मुझे भी तो पढ़ना चाहिए। तुम कैसा सपना देख रहे हो? एक साधारण किसान के घर में अतिरिक्त पैसे कहाँ होते हैं? एक और पढ़ने वाले को पालो। माँ बाप सिर्फ खेती करके घर चलाते हैं। दादी केवल अंडे जमा करने की सोचती हैं, बेचकर लड़के की शादी कराने के लिए। मजबूर लड़का खुद पैसे कमाने का रास्ता सोचता है। चाची लड़के को शांत करने के लिए अलग होने की बात ना करे, एक अंडा लेकर मनाने आती हैं। लड़के ने इस मौके का फायदा उठाया और दादी से कुछ लेखन सामग्री मांगी। अनिच्छुक दादी ने मजबूरी में हाँ कह दी। लेखन सामग्री मिलते ही लड़के ने पैसे कमाने की अपनी योजना शुरू की। उसने कलम उठाई और कागज पर स्वतंत्रता से लिखने लगा। दादी ने देखा तो समझा वो बस घसीट रहा है, कागज बर्बाद कर रहे हो। लेकिन लड़के ने कहा कि उसकी बनाई चीजें पैसे के लिए बेची जा सकती हैं। दादी बहुत हैरान और खुश हुई, इसलिए दोनों शहर आए पैसे कमाने के लिए पेंटिंग बेचने की तैयारी में। लेकिन लगातार कई दुकानों पर कोई खरीदार नहीं मिला। ठीक जब दादी ने सारी उम्मीद छोड़ दी थी, उनकी मुलाकात एक समझदार युवा मालिक से हुई। छोटे मालिक ने लड़के के चित्रों को देखा। उनकी आंखें चमक उठी। एक चित्र 300 सिक्के का है। मैं तीनों चित्र ले लूंगा, मुझे बेच दोगे क्या? एक चित्र 300 सिक्के का है। वो 3 चित्र तो 1 तोला चांदी के बराबर हो गया। ये चित्र मिल गया है। अब हम 3 राज्यों की छपाई करेंगे। यह निश्चित रूप से धूम मचाएगा। जब बड़ा मुनाफा होगा, हमारी यह पुस्तक की दुकान फिर से जीवित हो जाएगी। युवा मालिक, आपकी नजर बहुत तेज है। कृपया युवा मालिक, चांदी में भुगतान करें।
लड़के ने अपनी पहली कमाई की। बंटवारे की बात करने का और भी ज्यादा हौसला हो गया। उसने दादी को विश्वास दिलाया। बंटवारे के बाद वह दादी को रोज मांस खिलाएगा। दादी बहुत खुश हुई। बंटवारे का मौका अचानक आ गया। जब वे रात का खाना खा रहे थे, बड़े चाचा ने घर की जमीन बेचने का फैसला किया ताकि बेटे को गांव परिवार के स्कूल में दाखिला दिला सकें। ये बात सुनते ही हमेशा सहने वाले तीसरे भाई ने भी विरोध करते हुए खड़े हो गए। खेत तीसरे भाई के परिवार की एकमात्र आजीविका है। अब वो और पीछे नहीं हट सकता था। बिल्कुल नहीं बेचेंगे। अब घर की बागडोर बड़े भाई के हाथ में है। खेत भी हमारे ही कब्जे में है। हम क्यों नहीं बेच सकते? घर में बड़े भाई और भाभी का हुक्म चलता है, लेकिन खेत में हम तीनों भाइयों का हिस्सा है। मैं समझ गया हूं। तुम बाहर से बहुत सीधे लगते हो, लेकिन अंदर से तुम बहुत चालाक हो। भाभी, तुम्हारी यह बात बिल्कुल गलत है। ये बच्चा कितना थक गया है। बड़े भाई से भी ज्यादा बुरा लग रहा है। तुम लोग जमीन भी बेचने पर तुले हो। तुम तो बस हमारे बच्चे को जीने नहीं देना चाहते, एक जीवित रास्ता भी नहीं छोड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे मन में मेरे लिए इतनी शिकायत है। तुम पापी इंसान हो। तीसरे घर के इन सालों के दुखों के बारे में सोचो। क्या तुम्हें यह नहीं पता? बेबस दादी सिर्फ रोकर बड़े बेटे को डांट सकी, पूरी तरह से निर्दयी। ठीक उस समय जब परिवार इस बात पर भिड़ गया था, लड़के का मौका आखिरकार आ गया। चलो अलग हो जाते हैं। तुमने क्या कहा? बड़े काका अपनी जमीन बेचना चाहते हैं। हम में से कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। चलो अलग हो जाते हैं। तीसरे भैया, क्या ये तुम्हारा भी मतलब है? बहू और बच्चों की दृढ़ नजरों के समर्थन में सीधे साधे तीसरे भैया ने आखिरकार सख्ती दिखा दी। घर बांट लो। कहानी के अंत में वही युवक जिसे सबने नजरअंदाज किया था, सबके सामने अपनी असली ताकत दिखाता है। जिन लोगों ने उसे नीचा दिखाया था, वही उसके सामने झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। संघर्ष, धैर्य और आत्मविश्वास के दम पर वह अपनी पहचान वापस हासिल करता है। और यही इस कहानी का सबसे दमदार पल है, जहां एक कमजोर समझा जाने वाला इंसान सबसे ताकतवर बनकर उभरता है।